आज सुनिए हिंदी की जानी मानी साहित्यकार शीला मिश्रा की लिखी हुई कहानी अंतर्ध्वनि। पिछले 15 वर्षों से कहानी के साथ साथ उनके आलेख, समीक्षा, व्यंग एवं कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं व अखबारों तथा आकाशवाणी से निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। प्रस्तुत है शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी अंतर्ध्वनि। मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नवीन सीट पर लेटा अवश्य, पर आंखों में नींद कहाँ। ट्रेन की रफ्तार उसके भावों को गति प्रदान कर रही थी। बहन के साथ खाते खेलते, लड़ते झगड़ते, मान मनुहार करते बचपन के उस सुनहरे से दिन बड़ी तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। इन भावों के साथ वो कभी मुस्कुरा पड़ता तो कभी भीगी पलकों से यादों को समेटने की कोशिश करता। 7 दिन बाद ही निधि की शादी है, फिर वो ससुराल चली जाएगी। यह ख्याल आते ही वो उदास हो गया और नम आंखों से सोने का प्रयास करने लगा। सुबह स्टेशन आते ही वो चहक कर अपनी अटैची सहित बाहर आया। पिताजी सामने ही खड़े दिख गए। उनके चेहरे पर कुछ थकान सी थी। नवीन ने मन ही मन स्वयं से कहा, शादी की तैयारी में थक गए होंगे, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। रिक्शे पर बैठते ही घर पहुँचने की उत्फुल्लता उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। चौराहे के बाद पहली मोड़ पर रिक्शा मुड़ते ही उसे दूर से अपना घर दिखाई दे गया। घर पहुंचते ही लपक कर उसने माँ के पैर छुए और निधि को गले से लगा लिया। चाय पीकर वो माँ से बोला, माँ मुझे क्या क्या करना है जल्दी बताओ। कुछ कहने के लिए माँ के होंठ खुले, किंतु कंठ अवरुद्ध हो गया और वे डबडबाई आंखों से उसे तकने लगी। माँ की स्थिति देख नवीन ने घबराते हुए पिताजी की ओर देखा। वे मुख नीचा किए बैठे हुए थे, मानो कुछ छिपा रहे हों। तब नवीन की निगाह निधि की तरफ गई तो निधि शीघ्रता से अपनी जगह से उठकर आई। वह नवीन से लिपटते हुए भर्राए स्वर में बोली, भैया परसों रात घर में चोरी हो गई। क्या? नवीन का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ ही पलों में पसीने से भीग गया। थोड़ा संभला तो धीरे से पूछा, क्या क्या चोरी गया पिताजी? बेटा ये तो अच्छा हुआ कि जेवर बैंक में रखे थे, पर खरीदारी के लिए नकदी तो घर में ही थी ही, साथ में निधि की महंगी साड़ियाँ व लेने देने के कपड़े भी थे। माँ आंसू पोंछती हुई बोली। तभी निधि बोल पड़ी, मेरे सारे अच्छे सलवार सूट सिलकर नहीं आए हैं तो वे बच गए भैया, और 2 महंगी साड़ी भी बच गई जो फॉल पीको के लिए गई हुई हैं। ऐसा लगा मानो नवीन को परेशान देख निधि उसे तसल्ली दे रही हो। सुलगती सरहदों पर तैनात एक सैनिक जो कठिन स्थानों पर विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, जो जान पर खेलकर अपनी धरती को विदेशी आक्रमण से बचाता है, उसका अपना ही घर लूट का शिकार हो गया। ये सोचते नवीन अपने को ठगा हुआ सा महसूस करने लगा, परंतु अपनी बेचारगी के भाव को उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। निधि को अपने पास बैठाकर उससे बड़े प्यार से कहा, अब तेरा भाई आ गया है ना, देखना सब संभाल लेगा। फिर माँ की ओर देखकर बोला, माँ जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मैं पुलिस में शिकायत लिखवा कर आता हूँ। वो तो हमने कल सुबह ही लिखवा दी, पिताजी ने तुरंत कहा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया पिताजी, फिर भी मैं एक बार पुलिस थाने होकर आता हूँ। नवीन माहौल को सामान्य बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो अपने मित्र जयंत को लेकर थाने गया। उसने अपना परिचय देकर चोरी की रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की, पर थानेदार ने व्यस्तता जताते हुए कुछ रूखे अंदाज से बात की और दूसरे दिन आने के लिए कह दिया। नवीन झुंझलाया सा वहीं खड़ा रहा। अरे खड़े क्यों हो, कह तो दिया ना कल आना, अभी व्यस्त हैं। एक झिड़की सी मिली तो मन मसोसते हुए घर लौट आया। नवीन अगले दिन नाश्ता करते ही निकल गया, पर थानेदार का वही रूखा सा व्यवहार। उसने बड़ी लाचारी के साथ कहा कि मैं सिर्फ 10 दिन की छुट्टी पर घर आया हूँ, फिर वापस सरहद पर जाकर मोर्चा संभालना है। मेरी बहन की 6 दिन बाद शादी है। अगर आप इस केस पर शीघ्र कार्रवाई करें तो आपकी मेहरबानी होगी। एक तो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे हो और फिर हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या करना है। अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ, थानेदार ने लगभग चीखते हुए कहा। नवीन को बहुत जोर से गुस्सा आया। उसका दिल चाह रहा था कि वो फट पड़े और हाथ व जवान दोनों से काम ले, परंतु निधि की शादी का ख्याल आते ही वो अपने गुस्से को दबाते हुए घर की तरफ चल दिया। बेचैन व परेशान नवीन रास्ते पर एक चाय की दुकान पर रुक गया। अपने शहर की कानून व्यवस्था पर कई तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। वो चाह रहा था कि अपनी आवाज़, अपना आक्रोश ऊपर तक पहुंचाए, किंतु फिर वही निधि की शादी का ख्याल।
उसने विवशता में सामने पड़े पत्थर पर जोर से लात मारी और पास पड़ी बेंच पर बैठकर अपने अपमान, आक्रोश व विवशता को चाय में घोलकर पीने लगा। पेड़ों से छनकर आती टुकड़े टुकड़े धूप उसे सहला रही थी। तभी सामने से जयंत आता हुआ दिखाई दिया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गया। फिर पास आकर धीरे से बोला, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? नवीन के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। मुझे 2 लड़कों पर शक है कि उन्होंने ही चोरी की होगी। जयंत ने नवीन के एकदम पास आकर कहा। किस पर? पहले क्यों नहीं बताया? नवीन के स्वर में आतुरता थी। जयंत नवीन को एक तरफ खींचकर ले गया, फिर मध्यम स्वर में कहने लगा, पहले पूरी बात सुन। जब निधि कॉलेज में थी तभी से उसे अजय नाम का एक लड़का परेशान करता था। उसका एक दोस्त परेश है जो कि पार्षद का भाई है। निधि ने एक बार मुझे उन दोनों की शिकायत की थी तो मैंने उन दोनों से मिलकर उन्हें समझा दिया था, पर वे कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार परेशान होकर निधि ने आगे पढ़ने से ही मना कर दिया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नवीन गुस्से से उबल रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन वे दोनों चोरी क्यों करेंगे? जब निधि की शादी तय होने की खबर उन दोनों को लगी तो वो दोनों मुझे सुनाते हुए कह रहे थे कि ऐसे थोड़े ही जाने देंगे उसको, कुछ तो सज़ा मिलेगी। तब मैंने निधि को समझा दिया था कि घर से बाहर ना निकला करे। उसके बाहर के सारे काम मैं ही कर देता था। तेरे माँ बापूजी को भी ये बात मालूम है। जयंत ने सारी बात नवीन को बता दी। ये सुन नवीन के माथे की त्योरियां चढ़ गईं। इसके साथ ही अनेक भाव उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। कुछ क्षणों के बाद वो असमंजस के साथ बोला, पर हम ये कैसे मान लें कि चोरी उन्होंने ही की है? क्योंकि चोरी के बाद से वे दोनों गायब हैं। जयंत ने नवीन के थोड़ा और पास आकर कहा। क्या? विस्मय से नवीन की आंखें चौड़ी हो गईं, शिराएं थरथराने लगीं। वो तिलमिलाहट के साथ बड़बड़ाने लगा, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अगर किसी को हासिल नहीं कर पाओ तो उसकी खुशियां छीन लो। अरे दोस्त का भाई पार्षद है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी डकैती करो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और सीने में आग भड़कने लगी। फिर उसने जयंत का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए कहा, चल मेरे साथ, थाने जाकर सब बताते हैं। वे दोनों हांफते हुए से थाने पहुंचे। उनको देखते ही थानेदार के मुंह से तपता हुआ तीर सा वाक्य छूटा, फिर आ गए तुम? देखिए, आप गुस्सा मत करिए, मैं इस केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसके पहले कि थानेदार कुछ बोले, उसने जयंत से सुना हुआ पूरा किस्सा शीघ्रता से सुना दिया। तुम्हें पता भी है कि तुम किसका नाम ले रहे हो? वे इज्जतदार लोग हैं। तुम तो अपनी बहन की शादी करो और वापस ड्यूटी पर जाओ। हम पता लगा लेंगे कि चोरी किसने की है। इस तरह यहाँ बार बार आकर हमारा समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन दोनों का अनदेखा करता हुआ थानेदार बाहर निकल गया। अगले ही पल जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मानवता का इतना अपमान! नवीन हतबुद्धि सा खड़ा रहा। थानेदार का असहयोगी रवैया, फिर उसके बाद जीप से उड़ती हुई धूल उसकी अंतरात्मा को धूल धूसरित कर रही थी। वो अपने आप को बेबस व हारा हुआ महसूस करने लगा। नवीन की यह दशा देखकर जयंत उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। हताश होकर नवीन बाहर पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसका ध्यान आकाश की ओर गया। डूबते हुए सूरज की लालिमा देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, पर आज उसकी आंखें लालिमा के ऊपर बिखरे हुए धूसर रंग पर टिक गईं। धीरे धीरे यही धूसर रंग उसे अपने अंदर फैलता हुआ सा महसूस होने लगा। वापसी में सारे रास्ते जयंत नवीन को समझाता रहा, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी बात बताना नहीं चाहता था। मुझे पता है कि ये पद पर आसीन मदांध लोग हैं। इन्हें किसी के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। एक तरफ वे निधि के ससुराल वाले हैं जिन्होंने चोरी की खबर लगते ही तुम्हारे माता पिता से वादा लिया कि शादी का समारोह सादगी से ही संपन्न होगा। अब तुम अपना दिमाग शांत रखो, हम अब शादी के बाद ही यहाँ आएंगे। क्रोध और क्षोभ के कारण नवीन के मुंह से शब्द नहीं निकले। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में आया तो सामने खूंटी पर टंगी वर्दी उसका मजाक उड़ाते उसे नजर आने लगी। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और समाज में व्याप्त अन्याय से उसका खून खौलने लगा। पर फिर आंखों के सामने दुल्हन सी सजी निधि व असहाय माता पिता का चेहरा घूमता हुआ दिखाई देने लगा। पलंग पर लेटे किंकरत विमूढ़ सा वो छत को घूरे जा रहा था। अगले दिन से मेहमानों का आना शुरू हो गया। हंसी मजाक व शोर शराबे से घर गूंजता रहा। निधि की खुशी व निर्झर हंसी को देखकर सभी निहाल हुए जा रहे थे। एक छोटा सा ख्याल नवीन को बेचैन कर रहा था कि अब जब वो छुट्टी पर यहाँ आया करेगा तो निधि यहाँ नहीं मिलेगी।
बहन की विदाई के ख्याल से उसकी आंखें भर भर आती। वे खुशी के 4 दिन 4 पल बनकर गुजर गए और निधि अपने ससुराल चली गई। शादी के दूसरे दिन जब सब थकान उतारने अलसाए से लेटे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नवीन ने बाहर जाकर देखा तो एक हवलदार था। नवीन को देखकर बोला, आप नवीन हैं? हाँ, क्या बात है? नवीन ने अचरज से पूछा। साहब ने आपको थाने में बुलाया है, हवलदार ने कहा। तुम चलो, मैं आता हूँ, नवीन ने धीमी आवाज़ में ही कहा ताकि पिताजी ना सुन पाएं, किंतु वे भी अपने कमरे से बाहर आ गए। चिंतित स्वर में पूछने लगे, क्या हुआ नवीन? कुछ नहीं पिताजी, वो चोरी के केस के सिलसिले में उन्हें कुछ बात करनी होगी, इसलिए मुझे थाने बुलाया है। नवीन ने स्वर को शांत रखते हुए कहा, देखो, जो वे कहें चुपचाप सुन लेना। वैसे भी चोरी हुआ सामान वापस नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। पिता के स्वर में निराशा नवीन को व्यथित करने लगी। आप नाउम्मीद मत होइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नवीन ने पिता को समझाते हुए कहा। बेटा, तुम नहीं जानते कि सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के दम पर टिकी है। इसीलिए हर ईमानदार आदमी डर डर कर जी रहा है। तुम्हारे प्रयास से ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली। पिताजी की आवाज़ में बेबसी ध्वनित हो रही थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आम जनता को न्याय नहीं मिलता? नवीन की उम्मीद मानो अभी भी कायम थी। यही सच है बेटा, तुम देशभक्त हो, इसलिए वीरता के लिए मिले कितने ही तमगे तुम अपनी वर्दी पर लगा लो, पर तुम्हें न्याय मिले ये जरूरी नहीं। न्याय पाने के लिए बहादुर होना नहीं, अपितु बड़े पद पर होना या हाथ में सिफारशी पत्र होना आवश्यक होता है। पिता एक सांस में सब कह गए। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि थानेदार ने क्यों बुलाया है। बात लंबी खिंचती देखकर नवीन ने कहा और थाने के लिए निकल गया। उसको देखते ही थानेदार बोल पड़ा, देखो, अभी जांच चल रही है, हमें शक है कि ये काम किसी बाहरी आदमी का है। तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ कि गलती से भी किसी के सामने उन इज्जतदार लोगों का नाम मत लेना, क्योंकि तुम तो यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद तुम्हारे माता पिता पर अगर कोई मुसीबत आई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए हमारा काम हम पर ही छोड़ दो। वैसे कब जा रहे हो वापस? थानेदार ने बहुत रौब के साथ नवीन को घूरते हुए कहा। किसी तरह क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए नवीन ने कहा, 2 दिन बाद। उसका मन तो कर रहा था कि वो थानेदार को जमकर खरी खोटी सुनाए, परंतु माता पिता का चेहरा सामने आते ही वो मन महसूस कर रह गया। दोनों हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी उसे अपंगता का एहसास होने लगा। वो वापस जाने को मुड़ा तो जयंत को अपने पीछे खड़ा पाया। बाहर आकर वो जयंत के सामने आक्रोश में फट पड़ा। मेरा मन तो कर रहा है कि इस थानेदार की वो हालत करूं कि इसे अपना कर्तव्य याद आ जाए, और नहीं तो इस थाने को ही आग में झोंक दूं। आखिरकार क्यों होते हैं थाने और थानेदार? लोगों की सुरक्षा के लिए या उन्हें डराने के लिए? जयंत ने उसे समझाते हुए कहा, सुरक्षा केवल एक भ्रम है। पुलिस का कवच एक स्वांग भर है। आज समाज में कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे सरहद पर तैनात तुम फौजी ये नहीं जानते कि तुम्हारा कौन सा कदम कब जमीन के भीतर शत्रु द्वारा बिछाई बारूद पर पड़ेगा और तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, वैसे ही सामान्य जीवन में आम आदमी भी नहीं जानता कि उसका कौन सा कदम व्यवस्था द्वारा बिछाई बारूद पर पड़ेगा और उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये सुन नवीन का लहूलुहान मन फट पड़ा। हम एक फौजी हैं जो देशवासियों की सुरक्षा के खातिर मर मिट जाते हैं, और दूसरी तरफ ये तथाकथित देशभक्त देश प्रेम का कोड़ा बनाकर हवा में लहराकर जनता को डराते हैं। सच कह रहे हो नवीन, किंतु सालों से इसी व्यवस्था में हमारा समाज जी रहा है। जयंत ने नवीन की बात पर प्रतिक्रिया दी और फिर कहा, अब घर चलो, चाचा जी हैरान परेशान यहाँ से वहाँ टहल रहे होंगे। कुंठा की खदबदाहट को समेटे नवीन जयंत के साथ घर की ओर चल दिया। पिताजी की आंखों में कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब देने के लिए जयंत को उनके पास छोड़ वो सीधे अपने कमरे में आया। गुस्से से उसकी नसें फड़क रही थीं, आंखों में अंगारे उतर आए थे, चेहरा लाल हुआ जा रहा था। उसकी अंतरात्मा में उबलता ज्वालामुखी उससे यही कह रहा था कि ऐसे भ्रष्ट समाज के लिए मैं अपना जीवन क्यों कुर्बान करूं? कठिन परिस्थिति में मौसम की मार व दुश्मन की गोली सहने के लिए आखिरकार मैं क्यों सरहद पर जाऊं? मैं उनकी सुरक्षा क्यों करूं जो संवेदनहीन है, जिनकी पथराई हुई संवेदना असमानता व अन्याय आधारित समाज का निर्माण कर रही है? क्यों ना मैं यहीं रहकर मैं अपने परिवार की रक्षा करूं?
इसी मनस्थिति में वो बिस्तर पर लेट गया। उसके मन में झंझावात चल रहा था और सारी रात वो करवट बदलता रहा। सुबह उठते ही उसकी निगाह सबसे पहले अपनी वर्दी पर गई। ऐसा लगा मानो मातृभूमि उसे पुकार रही है। शनैः शनैः ये पुकार उसके कानों से होती हुई उसके पूरे वजूद पर छा गई। अपनी संकुचित सोच कर छोड़कर वो उठा और मन के कोने कोने से उठती अंतर्ध्वनि का सम्मान करते हुए वो वर्दी पहनकर अपना सामान समेटने लगा। अभी आप सुन रहे थे सरकारी तंत्र, सिस्टम और समाज के नंगे और कड़वे सच को उघाड़ती हुई कहानी, जिसे लिखा था शीला मिश्रा जी ने। सरकारी तंत्र की कुव्यवस्था को भोगता संघर्ष करता हुआ एक आम आदमी की कहानी जो 100% सही थी। सरकारी तंत्र इन भ्रष्ट नेताओं और उनके रिश्तेदारों की सेवा में ही लगा रहता है। एक आम या साधनहीन व्यक्ति को इनसे कोई लाभ नहीं है। लेखिका बधाई की पात्र हैं जिन्होंने इस नंगे सच को उजागर किया। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।